2 है, जिसका ये मैक्सिमम मिनिमम लिमिट डिफरेंट है इससे दोनों। तो ये आपके पास सारी लीनियर क्वांटिटीज हैं, लीनियर आपके पास इक्वेशंस में ये सारी चीज़ें डिफाइंड है। सॉल्यूशन प्रोसेस में एज्यूम दैट द यूनिट्स आर ऑपरेटेड एट ए कांस्टेंट रेट ड्यूरिंग ईच वीक। कांस्टेंट हम इसको पावर सप्लाई करेंगे। कोल्ड डिलीवरीज आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वीक। स्टार्ट ऑफ द वीक पे कोल्ड डिलीवरीज अवेलेबल हो जाती हैं। द प्रॉब्लम इज, ये जो मैंने शुरू में डिस्क्राइब जेज को, अब द प्रॉब्लम इज सेट अप फॉर 1 वीक टाइम इंटरवल। जे हमने इसमें 1 वीक हमने रखा है, तो हमारे पास 3 वीक्स हैं, तो हमारे पास जे 1 2 3 हो जाएंगे। और हर एक जे में हर एक वीक में कितने आवर्स होंगे? 48 आवर्स। तो इनिशियली जो हमने ये जो कास्ट कर्व थे और हीट कर्व थे, ये पर आर के हिसाब से चीज़ें थी इसमें। तो अब हमने इसको पर वीक के हिसाब से कन्वर्ट कर लिए सारा। तो ठीक है, तो दैट मीन्स क्यूज और एफ्स जो भी हैं उनको 168 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये टन्स पर वीक, ये फ्यूल कंजम्पशन Q1 ये देखें आप टन्स पर वीक में आ जाएगी, और ये कॉस्ट ऑफ द जनरेटर 1 ये डॉलर्स पर वीक में आ जाएगी। ओके, पर हार से पर वीक में हम जो है वो कन्वर्ट हो गए। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है कि मिनिमाइज करना है हमने टोटल कॉस्ट को, जो जिसमें कंट्रीब्यूशन है किसकी? प्लांट 1 की पहले वीक में, प्लांट 2 की पहले वीक में, प्लांट 1 की दूसरे वीक में, प्लांट 2 की दूसरे वीक में, प्लांट 1 की थर्ड वीक में, और प्लांट 2 की थर्ड वीक में। ये F1 मीन्स प्लांट 1, P1 मीन्स F1 cost of the plant 1, P1 means power of the output power of the plant 1 megawatts, and that one represent the J, in which J you are so far इसमें फर्स्ट J में है, यहाँ पे सेकंड J में है, और ये अब थर्ड J में। सो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं आपके पास? क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं आपके पास जो आपने मेट करने होते हैं? तो सबसे पहले ड्यूरिंग ईच टाइम पीरियड टोटल पावर डिलीवरीज डिलीवर्ड फ्रॉम द यूनिट मस्ट इक्वल द स्केड्यूल लोड टू बी सप्लाई। ये आपके पास आ गया कि आपने जितना लोड स्केड्यूल आपके पास फोरकास्टेड लोड है उसके मुताबिक आपका टोटल जो जनरेशन है वो उनको मीट करना चाहिए। ओके, ये आपके पास आ गया पहला कंस्ट्रेंट। सिमिलरली द कोल्ड डिलीवरीज, ये D1 डिलीवरी ऑफ द कोल्ड फॉर प्लांट 1, D2 डिलीवरी ऑफ द कोल्ड फॉर प्लांट 2 respectively during each must sum equal to 40,000। टोटल D1 और D2 का सम हर एक टाइम पर, हर एक देखें P1 1 क्या मतलब है? पावर आउटपुट ऑफ प्लांट 1 इन फर्स्ट वीक, तो D1 डिलीवरी एट द प्लांट 1 ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, डिलीवरी एट द प्लांट 2 1 इन द सेकेंड वीक। सो दीज डिलीवरीज आर ऑलवेज सम, जो बोथ का सम है वो कांस्टेंट है 40,000 टन। थर्ड वन, द वॉल्यूम ऑफ द कोल एट ईच प्लांट। V1 डिफाइन करता है वॉल्यूम ऑफ द कोल्ड एट V1 प्लांट 1, V2 प्लांट 2, एंड सिमिलरली ये 1 इनसाइड ब्रैकेट ये V1 वॉल्यूम ऑफ द कोल एट प्लांट 1 ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। ओके, V1 और V11 V112 ये हमने प्रीवियसली बताया था कि ये जो है आपके पास प्रीवियसली डिफाइंड होंगे एट द स्टार्ट ऑफ द वीक। तो इसको रीड करते हैं कि ये क्या होगा। अब आपके पास इस इक्वेशन को रीड करें, इक्वेशन 5.20 है, ये रेफरेंस में यूज़ होगी। एक पिछले भी इक्वेशन में 5.18 वो भी यूज़ होगी, तो आगे इसलिए मैंने रेफरेंस नंबर दिए। कैसे रीड करेंगे? आपके पास एट द स्टार्ट ऑफ द वीक एक कांस्टेंट वॉल्यूम मौजूद होगा फ्यूल का। आपके पास देन अराइवल ऑफ द न्यू डिलीवरीज होंगी कि नई डिलीवरी आपके पास जो है वो नई जो D1 फर्स्ट वीक में स्टार्ट ऑफ द वीक पे डिलीवरी आएगी टोटल, माइनस अब क्या कंज्यूम क्या होगा इसमें से कि कितना आपने ड्यूरिंग द वीक आप इसको कंज्यूम करेंगे, रेट ऑफ कंजम्पशन है ये Q1 आपको याद होना चाहिए। तो टोटल वीक में आपके पास कितना इनपुट आया, कितना जो है वो आपने कंज्यूम किया, तो नेट एट द एंड ऑफ द वीक और एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीक, वीक 2, वॉल्यूम जो है वो आपके पास क्या मेंटेन होगा। इसको ऐसे रीड करते हैं। तो बाकी इक्वेशंस को भी अगर आप करना चाहें तो इनको भी वैसे ही रीड करेंगे, सिमिलरली 2, फिर सेकेंड वीक में ये आप सेकेंड वीक में रीच कर जाएगा,
और फिर इसका अब सेकेंड वीक में ये आपके पास वॉल्यूम मौजूद था फ्रॉम द प्रीवियस, न्यू डिलीवरीज कितना कंज्यूम किया और कितना नेट वॉल्यूम आपके पास बचा फॉर द थर्ड वीक। ओके, ये आपके पास फॉर द थर्ड वीक आपके पास, और फिर नेक्स्ट बात जो जाएगी फोर्थ वीक तक जाएगी, कंटिन्यूस आगे चलेंगी। ये आपके पास एक ये डिफिनेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, सारी लीनियर इक्वेशंस हैं। ओके, अब लीनियर प्रोग्राम के सोल्यूशन में हम क्या करने के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। एक तो दो चीज़ें हमने, एक तो ये है कि सारी इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में और उनको वेरिएबल असाइन करने, इसके लिए जो है वो आगे नेक्स्ट आपको मैं मैट्रिक्स बताऊंगा। तो एक प्रोसेस है छोटा सा, वो क्या किया कि आपने 5.16 से Q1 की जो वैल्यू अभी लास्ट हमने यूज़ की इस 5.20 इक्वेशन में, वो वैल्यूज जैसा आपने वहाँ से पुट करनी है। और नंबर 2, क्योंकि V1 और V2 कांस्टेंट वैल्यूज हैं और डिफाइंड होती हैं हर एक प्रॉब्लम के शुरू में, तो इनको आपने रहने देना है यहीं पे, इनको, और प्लस जो कांस्टेंट बाकी टर्म्स हैं ये सारे कांस्टेंट्स आपने राइट हैंड साइड पे ले आने, और ये कांस्टेंट जो वेरिएबल्स हैं वो सारे लेफ्ट हैंड। ये उसका एक वो जो बिल्कुल एक अगर आपको शुरू में भी याद हो तो हम जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स थी वो एक साइड पे और कांस्टेंट वाली टर्म एक साइड पे लेके, ये स्टैंडर्ड एक कंस्टेंट डेफिनेशन का प्रोसीजर है जो हम यहाँ पे एलपी में करेंगे। ओके, अब आपको पता है कि हम इनको एक मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे, सारे वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। इनिशियली बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम में जब आप सॉल्व करेंगे तो ये नहीं होगा। ईच वेरिएबल इज गिवन एंड अपर एंड लोअर बाउंड, हर एक वेरिएबल का बाउंड होगा, बाउंड के बगैर कोई वेरिएबल नहीं हम डिफाइन करेंगे। It is assumed that LP is capable of directly accepting vectors with upper and lower boundaries, जो उनकी बाउंड मिक्स मिन मैक्स के साथ जो है वो हम जो वेरिएबल करेंगे यूज करेंगे उनके साथ। अब पावर्स के आपको पता है टी कौन सा टाइम है, फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है, थर्ड वीक है, तो P1 P2 के आपको पता है कि यूनिट के डिफाइंड होते हैं, मिन मैक्स उनके डिफाइंड होते हैं, और D1 और D2 अपर या 40,000 होगा या 0 होगा, इनमें 0 से लेके 40,000 के दरमियान, और वॉल्यूम जो है वो डिफाइंड है, ये इनके अपर और लोअर लिमिट है, V1T और V2T, ये 200,000 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। ये अब जो है ये इसका देखें, ये मैंने दो तीन लाइंस लगाई, जिस जस्ट वही इक्वेशंस हैं, अभी ये वही इक्वेशंस हैं जो हम यहाँ पे हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में एक डिफाइन कर दिए हैं। और देखें ये D1 है, D1 को हमने x1 कह दिया, सिमिलरली अदर वेरिएबल्स, और इसके कंस्ट्रेंट्स हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी इक्वेशन में अभी जो लास्ट प्रीवियस हमने डिफाइन किए हैं। और D1 आपको पता है डिलीवरी है, किसी एक में ये 0 हो सकती है या मैक्सिमम 40,000 तक जा सकती है। ओके, अब V2 में जो है वो वॉल्यूम, यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वो हम वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए पहले उसमें वॉल्यूम इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन सेकंड में वॉल्यूम वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? क्योंकि D वेरी करेगा, ऑलरेडी V11 कांस्टेंट था लेकिन D11 कांस्टेंट नहीं है, तो इस वजह से अब V12 जो हमने लास्ट डिफाइन किया था ये जो है वो वेरिएबल आ जाएगा आपके पास, और ये मैक्सिमम जो है वो आपके पास 200,000 तक जा सकता है। सिमिलरली ये इसी तरह भी बाकी वेरिएबल में आपके पास डिलीवरीज हैं, पावर्स हैं, वॉल्यूम्स हैं, और ये आपके पास वेरिएबल्स हैं। अब हर एक को अलग से डिफाइन किया, हर एक टाइम के हिसाब से, हर एक यूनिट के हिसाब से। क्लियर है? तो अब ये आपके पास कंस्ट्रेंट मैट्रिक्स है और इसको हमने एक कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ सॉल्व किया है। शुरू में पहले केस में नो कंस्ट्रेंट था, कोल्ड डिलीवरीज के कोई भी प्लांट नहीं था, कंस्ट्रेंट नहीं था, और सिस्टम को जो है वो हमने मोस्ट इकोनॉमिक उसमें रन किया, रन कर सकता है उसमें आप वही इकोनॉमिक डिस्पैच जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं कि कैसे हमने इसको फिर इसका डिस्पैच जो है वो आपने रन किया। और फिर आप फ्यूल वो जो इसकी कॉस्ट का आप देखें तो यूनिट 2 का इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वो कम है, तो वो मैक्सिमम पे रन करेगा ऑब्वियसली, और यूनिट 2 जो है वो उसके साथ फिर मैच करेगा लोड माइनस यूनिट 1 लॉसेस, और देन यूनिट 2 की वो जो यूनिट 1 की वैल्यू आ जाएगी। यूनिट कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो नहीं लगाई गई थी कि
कोल पाइल जो है एट एंड ऑफ द थर्ड वीक, कोल पाइल जो है वो कोई भी वो हो सकता है। सिर्फ ये डिफाइन किया था कि कोल जो है वो इनिशियली हमने अभी लगाया पहले जो केस है, अभी मैं आपको तीनों केसेस के रिजल्ट्स बताऊंगा, तो ये पहले केस में जो है वो हमने नहीं किया था। द कोल डिलीवरीज could have been shifted a little from unit 2 to unit 1 with no effect on the generation. कोल डिलीवरीज जो हैं वो हम शिफ्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये वही है कि 0 और 40 के दरमियान जो है वो वेरी कर सकता है। तो इसमें हमारे पास जो है वो आप अभी रिजल्ट देखेंगे। नेक्स्ट केस में जो है वो नेक्स्ट जो आपका सेकंड केस में हमने फ्यूल शॉर्टेज यूनिट 2 पे किए और द बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ प्लांट 2 वाज सेट टू 50,000। ये वही V1 वीक है, V1 आपने क्या रखा है 50,000 और रिक्वायरमेंट वाज इम्पोज्ड दैट एट द एंड ऑफ द थर्ड वीक द कोल पाइल एट द यूनिट 2 बी नॉट लेस देन 80,000 टन्स। ये आपने दूसरा एक कंस्ट्रेंट उसमें ऐड कर दिया। ये फोर्थ कंस्ट्रेंट में ये इक्वेशन जो है वो चेंज होती है। ये आपने ये देखें ये कहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में फ्रॉम -65.739 65.739 ये अभी यहाँ पे इसमें आएगा फोर्थ कंस्ट्रेंट में। ये प्रीवियसली ये अभी नेक्स्ट टेबल में आपके पास आ जाएंगे, ये आप देख लेंगे एक दफ़ा। जो है वो थर्ड सॉल्यूशन जो है वो सेकंड केस में। और फाइनल केस जो है इंटरेक्शन ऑफ द फ्यूल डिलीवरीज और एंड द इकोनॉमिक डिस्पैच ऑफ द जनरेटिंग यूनिट्स, इसमें हमने कंसिडर किया है। इनिशियल कोल पाइल वर मेड सेट टू 10,000 एंड 150,000 रिस्पेक्टिवली फॉर यूनिट 1 एंड 2 और रिस्ट्रिक्शन ऑफ 30,000 टन जो है वो मिनिमम एट द कोल पाइल एट यूनिट 1 जो है वो हमने जो थर्ड वीक के लिए वो इम्पोज किया था। ठीक है, और यूनिट 3 वीक का जो है वो हमने पीरियड ये वो यूज़ किया। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम अब थोड़ा सा आपको ये चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी और ये जो है वो आपने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, यूनिट कंस्ट्रेंट किस तरह लगाने हैं, ये आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ये 3 आपके पास केसेस हैं मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के हिसाब से, 3 केसेस उसने डिस्कस किए हैं, ये उनका जो है वो सोल्यूशन है। The LP was able to find solution that allowed the most economical operation of the units while still directing enough coal to unit 1 to allow it meets and जो end point coal pile है unit 1 की वो होगा आप जो है वो। और जो दूसरा है we would probably not wish to let the coal pile at unit 1 go to 0। कोई भी वो प्रैक्टिकली नॉर्मली 0 पे कभी भी नहीं लेके जाते, इन्वेंट्री मेंटेन रहती है कोई मिनिमम वैल्यू पे। तो हम इनके लिए हम x1 जो है x5 x8 x11 14 17 18 ये आपके यूनिट्स हैं जिन पे हम अपने जो है वो लिमिट्स जो है वो लगा सकते हैं, लोअर बाउंड जो है वो लिमिट्स लगा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द थैंक यू।